नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज का ही कंटेंट का मेरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी से प्रवाल भित्तियों से संबंधित, जिसमें प्रवाल भित्तियों की बेसिक डिटेल, इनकी उत्पत्ति, इनके प्रकार और सिद्धांत की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज स्टडी करेंगे कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। एक समरी के तौर पर बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि प्रवाल का ह्रास होना या कम होना। अब इसमें स्टडी करेंगे हम इसका रीजन क्या है और उसकी रोकथाम क्या हो सकती है, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए प्रवाल भित्ति का होना बहुत ज़रूरी है, मैं स्पेशली ओशियनिक इकोसिस्टम के लिए। अब कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जुजैनथिली को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब प्रवाल को अपने सरवाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या लाइट बढ़ जाती है या कोई और हानिकारक गैसें या लवणता या किसी भी प्रकार से उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो या फिर उसको खाने के लिए प्लैंक्टन्स नहीं मिलते हैं, तो उसका कलर हो जाता है सफ़ेद और धीरे धीरे वो मृत हो जाता है। और मुख्यतः ये सफ़ेद रंग होना ही कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहलाता है। बार बार होने वाले विरंजन जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले चक्रवातों और अब महासागरीय अम्लीकरण, जब प्रवाल निर्माण को धीमा करने के अलावा तलछट विघटन का कारण बनता है, के कारण लक्षद्वीप में प्रवालों को एक साथ तीन तीन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये आने वाले समय की बातें कर रहा है कि स्पेशली भारत के संदर्भ में भी, कि लक्षद्वीप में भी इन पे खतरा हो सकता है। अब इसमें जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं हम। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर में कोरल ब्लीचिंग घटनाएं सामान्य रूप में घटित होती रहती है, परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार समुद्र के बढ़ते तापमान व अल नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बड़े पैमाने पर क्षय हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग एक तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है। ये जो कोरल ब्लीचिंग का मेन रीजन है ना, ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग का ही रीजन है। तापमान में बदलाव से प्रवाल आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तापमान के दबाव, यहाँ तक कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी से ही प्रवाल और शैवाल के बीच संतुलन गड़बड़ा जाता है और शैवाल अलग होकर बिखरने लगते हैं। इस बिखराव से मूंगे का रंग या प्रवाल का रंग और चमक फीकी पड़ जाती है, या हमने परिभाषा में बात किया था इसकी में कि वो वाइट हो जाता है और वे निर्जीव से दिखने लगते हैं। यही स्थिति क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग से प्रवाल कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनमें इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऊर्जा भी नहीं बचती है। इस कारण लगातार ब्लीचिंग से इनमें खुद ही सुधार होने की संभावना कम बचती है। इसके अतिरिक्त अतिमत्स्यन या ओवर फिशिंग जैसे स्थानीय कारक भी प्रवालों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके हैबिटाट इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके अन्य कारकों पर बात करें तो एक विषैली स्टारफिश से उत्पन्न होने वाली समस्या भी है। कांटों के ताज वाली स्टारफिश कोरल पॉलिप पर पलती है और उन्हें खाते हुए प्रवाल भित्ति को नष्ट करती है।
मूंगा कवर के खत्म होने का एक अहम कारण स्टारफिश होती है। पिछले 40 वर्षों में इसने प्रवाल भित्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक कारक ही ले लें, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, तो कोरल को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तेज हवाओं, शक्तिशाली समुद्री लहरों और समुद्र में छितराए मलबे से नुकसान पहुंचता है। पिछले 7 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ को 6 बड़े चक्रवातों ने नुकसान पहुंचाया है। मैंने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको प्रवाल भित्ति के चैप्टर में बताया था कि ये एक अवरोधक प्रवाल है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। एक अन्य कारण की तरफ देखें, ओशियन एसिडिफिकेशन, महासागरीय अम्लीकरण। तो महासागरीय अम्लीकरण को समुद्री जल की पीएच में होने वाली निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयुक्त होकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र के पानी की पीएच कम हो जाती है। महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल जीवों को उनके कठोर कंकाल को निर्मित करने से रोकता है। ऐसे महासागरों द्वारा मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की अधिक मात्रा को अवशोषित करने से होता है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के 5 प्रवालों में 57 स्थानों पर तलछट विघटन के उपेक्षित पहलू का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि अम्लीकरण और तलछट विघटन के बीच संबंध प्रवाल गठन और अम्लीकरण की तुलना में अधिक मजबूत है। और उनके अनुमानों के मुताबिक 2050 तक प्रवाल तलछट घुलने शुरू हो जाएंगे और 2080 तक इनके निर्माण की तुलना में इनके घुलने की दर अधिक होगी। और यह अध्ययन दर्शाता है कि महासागरीय अम्लीकरण की वजह से कोरल रीफ सिस्टम बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। सिंपल सी बात है कि प्रवाल भित्ति को सरवाइव करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लवणता, गहराई, ये सब चीज़ें चाहिए जो मैं आपसे मेंशन पहले कर चुका हूँ। तो अगर ये अम्लीकरण होगा इसमें महासागर में, तो उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी और फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तो प्रवाल का विरंजन होगा या ब्लीचिंग होगी और वो नष्ट होता चला जाएगा। अब समुद्री इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रवाल भित्ति का होना या उनकी रोकथाम होना ज़रूरी है। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए कि ताप वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना चाहिए। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन पे अंकुश लगाना चाहिए जिससे तापमान में वृद्धि नहीं हो सके। प्रवाल द्वीपों के पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल ही पर्यटन व मत्स्यन को बढ़ावा देना चाहिए। ओवर फिशिंग, ओवर टूरिज्म, ये सब चीज़ें उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब करती हैं जिससे प्रवाल खत्म हो जाता है। प्रवालों पर आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। प्रवाल द्वीपों के विभिन्न हितधारकों और एनजीओ आदि के संयुक्त प्रबंधन जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से प्रवाल द्वीप की रक्षा की जा सकती है। रासायनिक रूप से उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के उपयोग को न्यून करना चाहिए। कम से कम केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र को यूज करना चाहिए क्योंकि ये इनका आउटफ्लो लास्ट में जाके ओशियन में ही होता है। खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्रोतों में प्रभावित करने से पहले उन्हें अपचारित करना चाहिए। आजकल इंडस्ट्री में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको या तो नदियों में या महासागरों में बिना उन्हें उपचारित करे ही छोड़ डाल दिया जाता है, जो कि गलत है क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और इससे प्रवाल को अपनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है और वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक संभव हो जल प्रदूषण से बचना चाहिए। रसायनों व तेलों को जल में नहीं बहाना चाहिए। अति मत्स्यन पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे प्राणी प्लवक में कमी आती है और परिणामतः कोरल भूखमरी का शिकार हो जाते हैं और अंततः
नष्ट हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो एक सस्टेनेबल कोरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है। और बात करें कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसकी कोरल की या प्रवाल की इम्पोर्टेंस से पता चलता है कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये न केवल अनेक प्रकार के जीवों व वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, बल्कि ये मेडिकल में भी प्रयोग में लिया जाता है। अनेकों बीमारियों में इसको उपचार में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे मधुमेह, बवासीर आदि अनेक रोगों में इसका। इसके अलावा ये फर्सी, पेंसिल, टाइल, श्रृंगार आदि में भी इसको काम में लिया जाता है। और बात करें कि ग्रेट बैरियर रीफ की, जो सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ कई एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के रूप में देखा जाता है इसको। टूरिज्म के हिसाब से भी इसको देखा जाता है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को इससे काफ़ी सारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रवाल को बचाना होगा और ग्लोबल वार्मिंग पर और ओशियन पोल्यूशन पर कंट्रोल करना होगा। थैंक यू।